तो एक तरह से आप समझ के चलो कि आपका 70th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। और इसको अपडेट आपको आया है किसके द्वारा? अतुल प्रसाद, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, ऑब्वियसली आप सब जानते होंगे। तो ये ट्वीट के थ्रू काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट देते हैं आजकल। तो इसमें आप ये देख सकते हो कि इन्होंने कहा है कि सिविल सर्विसेज का जो हमारा बीपीएससी का पीटी एग्ज़ाम होगा ना, इसको प्लानिंग है कि हर साल 30 सितंबर को ही ले लिया जाए। इस साल भी 30 सितंबर को लिया गया था, अगले साल भी 30 सितंबर को लिया जाए। और उसके अगले साल में हर जनवरी में उसके फर्स्ट वीक में मेंस का एग्ज़ाम भी ले लिया जाए। जैसे इस बार 69th का जो एग्ज़ाम था उसको कब ले लिया गया? उसको 30 सितंबर को ले लिया गया। अब इसका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में लेने को ये बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे 3 to 7 जनवरी को ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, इस बार तो ये एग्ज़ाम जो था इंटीग्रेटेड था। इसमें सीडीपीओ भी एग्ज़ाम था, एक और एग्ज़ाम था। ठीक है, और ये बीपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का डेट ये फिक्स किया गया है। ठीक है, बीपीएससी को आपको पता होगा कि अब टीचर का जो बिहार में जो भी टीचर्स के एग्ज़ाम्स हैं उसको बीपीएससी ही कंडक्ट करा रहा है। इसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त, हर साल अगस्त के लास्ट वीक में ये टीचर्स बीपीएससी के टीचर्स का एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से डेट यहाँ पे एक तरह से आपका फिक्स्ड किया गया है। अब ये बेनिफिशियल है स्टूडेंट के लिए, एक एस्पिरेंट के लिए, या प्रॉब्लम है? तो बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल बेनिफिशियल है। आपको अगर मालूम है कि आज से 10वें दिन हमारा एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली आप आज से हर दिन का एक बना के यहाँ तक पहुँचने तक के आप पढ़ते जाओगे। ऐसे तो मालूम ही नहीं रहता है कि अगले साल एग्ज़ाम होगा या फिर उसके अगले साल एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले तो और भी बहुत ही ख़राब सिचुएशन था बीपीएससी का, लेकिन फिर धीरे धीरे ये लाइन पे आया है। और इस बार अब जो फिक्स कर दिया गया है डेट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज से अब आप बिल्कुल ही सीरियस रहिए, एकदम सिंसियरली पढ़ाई कीजिए और इस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर तरीके से रूटीन बनाइए। ठीक है, और उसको फॉलो भी कीजिए, सिर्फ बनाने से नहीं होता है। और जहाँ तक बात है मेरे रेगुलरिटी का, मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं रह पा रहा हूँ इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में। तो ये 1 महीना और मैं इसको मान के चलूँगा कि मैं इस तरह से थोड़ा सा अनरेगुलर रहूँगा, लेकिन उसके बाद में मैं रेगुलर हो जाऊँगा। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई कीजिए। और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ और भी लाऊँगा। ये तो अभी धीरे धीरे शुरुआत है, तो बिल्कुल। तो आज है 2 दिसंबर 2023, आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट हम देखेंगे। इसको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको इस न्यूज़ को भी देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे, तमिलनाडु गवर्नर कैन नॉट रेफर टू री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट सेज सुप्रीम कोर्ट। और बाकी बेंगलुरु में बॉम्ब, 48 स्कूल्स में धमकी आई कि बॉम्ब वहाँ पे छोड़ दी, ईमेल के थ्रू दिया गया कि यहाँ पे बॉम्ब फोड़े जाएंगे। फिर ये चीज़ है, महाराष्ट्र विंटर ऑफ कास्ट डिसकंटेंट है। फिर सुप्रीम कोर्ट टू हियर पंजाब प्ली ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ बीएसएफ। फिर ग्लैड दैट इंडिया इज़ सेटिंग अ प्रॉब। अब क्योंकि इंडिया ने पन्नू वाला जो केस था, ये जो बंदा है ये खालिस्तानी का ये हेड है, आप कह सकते हो। ये अभी चीफ है, खालिस्तान जो बना रहा है, ये लोग एक ग्रुप बनाया है जो। तो लास्ट वीडियो में हमने निखिल गुप्ता के बारे में डिस्कस किया था। तो इंडिया ने इंक्वायरी कमीशन बिठाई है, तो इस पे यूएस यहाँ पे खुशी जता रहा है। तो ये सारा न्यूज़ है। तो 2 दिसंबर 2023 डीएनडी आज का हमारा रहेगा, इंडिया ऑफर्स टू होस्ट 2028 क्लाइमेट मीट। तो आपको मालूम होना चाहिए इस बार 2023 ये जो था, ये था COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये 28वां बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है। ठीक है, कौन सा 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रहा है? ये क्लाइमेट
पे ये क्लाइमेट मीट, एक क्लाइमेट समिट ये किया जाता है। ठीक है, बेसिकली ये है UNFCCC। ठीक है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। और इस बार UAE होस्ट कर रहा है। UAE के दुबई में ये मीटिंग हो रही थी। ठीक है, 1 दिसंबर को ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसको अटेंड करने के लिए दुबई गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो। और इन्होंने ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव के बारे में कहा कि लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, दुनिया को, इसको ग्रीन कार्ड इनिशिएटिव। और भी चीज़ें इन्होंने कही कि जैसे 2028, ये क्या चल रहा है अभी, हम 2023 के कॉन्फ्रेंस और पार्टी की बात कर रहे हैं। तो ये जो मीटिंग है क्लाइमेट पे, जब 2028 में होस्ट किया जाना है तो आप हमें होस्टिंग का मौका दीजिए, यानी कि इंडिया को होस्टिंग का मौका दीजिए। हम 2028 का यानी कि COP33 जो होगा वो हम होस्ट करना चाहते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे कहा। और इस मीटिंग की सबसे फ़नी बात पता है मुझे क्या लगती है, कि दुनिया का सबसे मतलब आप कह सकते हो मोस्ट डेवलप्ड अमेरिका और चीन, ये दोनों इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करते हैं। ठीक है, इस बार जो है कॉन्फ्रेंस, ये सारे वर्ल्ड लीडर आए, लेकिन चीन और अमेरिका का वर्ल्ड लीडर नहीं आया यहाँ पे। जबकि सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन है चीन और अमेरिका से आता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अबाउट 15 लाख, 15.5 लाख टन हर साल का इतना जो है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन यानी कि प्रोड्यूस करता, इमिशन करता है चीन। और अमेरिका 6,000 लाख टन। और ये दोनों इसको अटेंड नहीं करते हैं, ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और इससे भी फनी बात और मैं बताऊँ आपको, तो ये कहाँ पे हो रहा था, यूएई में ये मीटिंग कराई जा रही थी। और ये यूएई खुद जो है वो ऑयल बेच रहा है, तेल बेच रहा है। ठीक है, और यहाँ तक ये मीटिंग इसलिए भी करवाता है कि बाकी के जो भी कंट्रीज़ आए तो उनसे हम ऑयल डील की बात करें। ठीक है, तो देखिए क्लाइमेट के प्रति, इनके क्लाइमेट को पीछे छोड़ के इन लोगों का लालच जो है वो आगे आ जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन कंट्रीज़ की, लालच इन लोगों का आ जाता है। ये लोग क्लाइमेट को ढकेल देना चाहते हैं, क्लाइमेट को आगे लाना ही नहीं चाहते हैं। और वहीं अगर इंडिया की बात करें तो हम जब COP26, ये COP28 है ना, तो COP26 जब अटेंड कर रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ टारगेट फिक्स किया था कि हम अपना जो भी जीडीपी है हमारा, यानी भारत का जीडीपी का 45% जो है वो एमिशन हम कट करेंगे। इतना मतलब कि हमारे 45% जो पार्ट है, यानी जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो स्मोक वगैरह, जो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उसको हम 45% से, अपने जीडीपी का 45% हम वहाँ से कट करके और बढ़ा देंगे। और 50% से हम बढ़ा देंगे, 50% हमारा बढ़ जाएगा क्या, नॉन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम ज़्यादा फोकस यहाँ से करने लगेंगे। और हमारा टारगेट भी है ये 50% का घटाने का, कब तक का, 2030। ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑलरेडी बीपीएससी में पूछा भी गया है। तो हम 2030 तक ये टारगेट हमने रखा है कि 50% हम अपना कार्बन एमिशन जो है और नॉन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल हम करेंगे अपने देश में। और हमने नेट कार्बन ज़ीरो, ये एक याद रखिएगा, नेट कार्बन एमिशन जो है हम करेंगे ज़ीरो
कब तक, ये भारत का टारगेट है कब तक, 2070 तक, 2070 तक। तो ये इन कॉन्फ्रेंस का यही प्रॉब्लम है कि जो कंट्रीज़ जिन्हें बढ़ चढ़ के इसमें भाग लेनी चाहिए वो आती नहीं है आगे। ठीक है, ऑब्वियसली उन्हें काफ़ी कुछ लॉस करना पड़ेगा अभी काफ़ी इंडस्ट्रीज से, क्योंकि देखिए ज़्यादातर इसमें ना सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज़ नहीं, जो कंट्रीज़ डेवलप्ड हैं उन्होंने ही ये पॉल्यूशन फैलाया है, डेवलप्ड कंट्रीज़ ही, लेकिन भुगतना जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी पड़ रहा है। अब इंडिया का ही आप देखो, जो यहाँ पे हम इमिट कर रहे हैं कितना कम है। सो चाइना अमेरिका से सिर्फ आधा है और चीन से तो बिल्कुल ही कम कम है, लेकिन ये दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस तरह के चीज़ों में। अब नेक्स्ट आर्टिकल है गवर्नर। तो देखिए गवर्नर का जो चल रहा है, स्टेट सीएम और स्टेट गवर्नर में जो कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से कोल्ड वॉर की तरह चल रही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि द गवर्नर कैन नॉट रेफर री इनेक्टेड बिल्स टू प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है, क्योंकि देखिए जो गवर्नर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि आप जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होने के बाद ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास हो गया। अब दोनों में जब पास हो गया तो ये जाएगा गवर्नर के पास। ठीक है, गवर्नर के एसेंट के लिए गवर्नर के पास ये पावर नहीं है प्रेसिडेंट की तरह कि ये इसको रिजेक्ट करें। ये इसमें एक रिकमेंडेशन बोल सकते हैं कि इसको थोड़ा सा रिकमेंड करके लाइए। तो यहाँ से ये बिल जो है, कोई भी जो बिल है वो जाएगा फिर मनी बिल छोड़ के एक्चुअली फिर से जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में, और वहाँ पे इस बिल को क्या होगा, बिल को या तो वो चाहे, अगर वहाँ पे सीएम चाहता है, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए चाहते हैं कि उसको एडिट किया जाए, उसमें कुछ सुधार हो तो होगा, नहीं तो अगर ठीक ठाक बिल जो गवर्नर ने लौटाया है बिल वही ला के फिर से दोबारा अगर गवर्नर के पास वो बिल आ जाता है, तो गवर्नर के पास अब ये राइट नहीं है कि इसको ये राष्ट्रपति के पास भेजें या फिर इसको ये रख लें। अब इनके पास एक ही पावर है और एक ही ऑप्शन है कि इनको एसेंट देना पड़ेगा इस बिल को। लेकिन जो यहाँ के टीएन रवि, ये जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, ये करीबन 10 ऐसे बिल हैं तमिलनाडु स्टेट का जिसको इन्होंने रोक रखा है, इस पर कोई भी ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो यही यहाँ पे कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और एक दिन आपको मैंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन भी बताया था गवर्नर का, तो याद रखिएगा यही सब चीज़ें आपका जो कलेक्ट होगा ना धीरे धीरे, यही आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यूज़ राइज टू 1.68 लाख करोड़ इन नवंबर, फास्टेस्ट ग्रोथ इन दिस फिस्कल। तो कहा जा रहा है कि इस फिस्कल ईयर में जो 2023-24 का जो फिस्कल ईयर है, इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ नवंबर में हुआ है जीएसटी का। सबसे ज़्यादा जीएसटी यहाँ पे कलेक्शन किया है सरकार ने। ठीक है, ये कहा जा रहा है। इस न्यूज़ से ऑब्वियसली ये न्यूज़ तो न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, तो इससे हमारे जानने के लिए स्टैटिक पोर्शंस में हमें क्या है, तो जीएसटी, जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, इफ़ेक्ट में या कहें इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लाया गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी बेसिकली ये रिप्लेसमेंट है वैट का। इस जीएसटी के पहले क्या यूज़ किया जाता था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स हम यूज़ करते थे। तो
जीएसटी के लिए 4 स्लैब बनाया गया है। एक 0% का स्लैब है, एक 5% का स्लैब है, 12% का स्लैब एंड 18% 28%। तो बेसिकली ये 4 आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो ये 5 जो है वो स्लैब बनाया गया है। तो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे बिल्कुल ही जीएसटी नहीं लगता है, 0% बिल्कुल है। और फिर किसी पे 5%, 12%, 18% और 20। सबसे ज़्यादा लग्जरियस जो आइटम्स होते हैं उन पे 28% का भी जीएसटी लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जिसको जीएसटी के बाहर रखा गया है। कौन कौन सा चीज़ है? एक तो जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये जीएसटी के अंडर नहीं आते हैं। फिर अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी जो आप पे करते हो ये भी जीएसटी के अंडर नहीं आता है। तो अल्कोहल, शराब जिसकी हम बात कर रहे हैं, और आपको पता होगा बिहार में शराब बंद है। तो वैसे अल्कोहल का अगर बिहार में शराब का ओपन रहता तो पूरा का पूरा टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। तो ये टैक्स तो बिहार को मिल नहीं रहा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो भी आ रहे हैं वो डायरेक्टली जो टैक्स है वो बिहार गवर्नमेंट को मिल रहा है। ठीक है, तो ये जीएसटी के अंडर नहीं आता है। ये जो भी स्टेट है वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स को ये जाता है, इसका टैक्स जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी का और अल्कोहल का। ठीक है, इतना ही नहीं, ये जो जीएसटी है ये 1 जुलाई 2017 को तो ये आपने जान लिया कि ये हम इम्प्लीमेंट किया गया। और 2000 यानी कि 1 जुलाई जो है इस पे हम जीएसटी डे भी ऑब्ज़र्व करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसको अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था। ठीक है, ये एक्ट के थ्रू आया है। कौन सा एक्ट? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 101। ठीक है, 101st जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू लाया गया है जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी यही है कि एक तरह से यूनिफॉर्म टैक्स टैक्सिंग सिस्टम कर दिया गया है, यूनिफॉर्म कर दिया गया है। मल्टीपल जो टैक्सेस हैं कि इस चीज़ का एक्साइज टैक्स दो, ये सेस टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स जो होता था उन सबको एक तरह एकजुट कर दिया गया है जीएसटी में। तो नेक्स्ट और आज का आखिरी आर्टिकल है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो बिहार में 75% आरक्षण पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। तो आपको पता होगा बिहार ने 75% तक का रिजर्वेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है, जिस पे हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में ये पीआईएल दायर किया गया था। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि 12 जनवरी तक बिहार सरकार हमें हलफनामे दे, और इसको पूरी तरह से हटाने के लिए खारिज कर दिया कि इस कानून पर रोक लगाने के लिए, जैसे पीआईएल जिसने दायर किया था उन्होंने कहा था कि इस कानून पर रोक लगा दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर रोक नहीं लगेगा, ये चल रहा है। लेकिन जो है चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे हमको बताना होगा कि क्या इसका क्या प्रोविज़न आपने रखा है। अब आप कहोगे सर इस थोड़ा समझ नहीं आ रहा, 75% आरक्षण कैसे, ये कैसे हो रहा है? तो देखिए, ऑलरेडी बिहार में ना 50% का रिजर्वेशन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद जब ईडब्ल्यूएस को मिला, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, एक तरह से आप वैसे तो जो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उन्हें ये इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये बेसिकली जो है वो जो जनरल कैटेगरी वाले जो भी लोग हैं उनको देने के लिए ये ईडब्ल्यूएस लाया था। इसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा जो कि इकोनॉमिकली वीक हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हो जाता है कि बिहार में ऑलरेडी 60% का रिजर्वेशन तो मिल रहा था। ठीक है,
अब आपको होगा 60% का रिजर्वेशन मिल रहा था, कैसे? तो देखिए, इसको हम बहुत ही बेसिक से समझते हैं। तो ये जो 50% का बिहार में ऑलरेडी जो कोटा था और प्लस में 10% का जो कोटा था EWS, ये यहाँ पे रखिए। जो 50% का कोटा है इसको लेके पहले चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 50% का कोटा लेकर हम चलते हैं तो सबसे पहले जो रिजर्वेशन है SC को अगर देखा जाए तो बिहार में 14% रिजर्वेशन है SC को, यानी शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब को कितना परसेंट का बिहार में रिजर्वेशन है? 10% का ये रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को। फिर अगर देखा जाए OBC का कितना परसेंट का रिजर्वेशन है, तो नेशनल लेवल पे जैसे OBC है पूरा, तो वो ऐसे नहीं है, बिहार में इसको भी डिवाइड किया गया है EBC और BC, यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसमें एक्सट्रीमली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 12% का रिजर्वेशन है, और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 3% का रिजर्वेशन, एक्चुअली 8% का रिजर्वेशन है। तो ये हो गया। और इसमें किसका है? तो आप एक तो वीमेन को ले लीजिए, वीमेन को 3% यहाँ पे, और दूसरा जो पुअर हैं उनके लिए भी 3%। तो टोटल ये कितने परसेंट का हो गया कोटा? तो 14, 10, यहाँ पे हो गया 20, 24, 24 एंड 3 यहाँ पे 30 और ये 20, यानी 50% का यहाँ पे कोटा पूरा हो गया। अब प्लस में यहाँ पे EWS का जब 10% और आ गया, तो इस तरह से बिहार में ऑलरेडी 60% का रिजर्वेशन था। लेकिन इस 60% को अब रेज करके 75% कर दिया गया। अब आप कहोगे 75% कर दिया गया, मतलब करने का क्या क्या मतलब है? तो ये भी आप समझिए। तो 75% बढ़ाकर यहाँ पे किया जा रहा है कि जो शेड्यूल कास्ट को 40% था पहले, इस शेड्यूल कास्ट को अब जो है वो 20% का रिजर्वेशन दिया जाना है। फिर शेड्यूल ट्राइब जो है वो 12% का रिजर्वेशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे 2% बढ़ जाएगा। फिर जो OBC में जो EBC है इसको जो 12% दिया जाता था, ये बढ़ के अब कितना हो जाना चाहिए? ये 20%, चलिए नॉट 20%, ये 25%, ठीक है। जो 12% था वो 25% हो जाएगा। और जो OBC है जिसको 8% दिया जाता था, ये बढ़ के जो कोटा है ये 18% यहाँ पे रिजर्वेशन हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिजर्वेशन बढ़ाने की कोशिश होगी। वैसे मैं बता दूं आपको कि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है इसको पास कर दिया गया है बिल को, कि ये जो रेज़ कर दिया गया है 75% का, यहाँ पे जो बात हो रही है कि 75% अब बिहार में रिजर्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो चुका है। ये जो स्लैब आप देख रहे हो ये बिहार का ये स्लैब है। अगर इसको इंडिया लेवल पे अगर देखा जाए, नेशनल लेवल पे किस तरह से रिजर्वेशन अवेलेबल है लोगों के लिए, तो SC को जो नेशनल लेवल पे है वो 15% का रिजर्वेशन है, ST को 7.5% का रिजर्वेशन है, और OBC यहाँ पे कैटेगराइजेशन है, जैसे बिहार में EBC और BC का कैटेगराइजेशन है, उसी नेशनल लेवल पे ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है। तो यहाँ पे 27% का रिजर्वेशन है, वो आपको पता होगा मंडल कमीशन के द्वारा ये रिकमेंड हुआ था। फिर EWS जो है ये 10% का रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, और PWD यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है इनके लिए 4% का यहाँ पे रिजर्वेशन अवेलेबल है। ये नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो देखिए एक्चुअली क्या है ना कि
सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, इंदिरा साहनी का केस। ठीक है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि 50% का जो कैप है लगाया था कि 50% रिजर्वेशन से ना आप ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ऑलरेडी जब 10% का EWS का रिजर्वेशन हुआ तो इसमें ऑलरेडी यहाँ पे मिल चुका है 60%, 50% से जो है वो कैप आगे चला गया है। तो ऑब्वियसली अब स्टेट 75% भी कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें भी अब कोर्ट कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पे इस कैप को तोड़ दिया जा चुका है। तो ये था आज का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स जो हमारे BPSC एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो मिलते हैं हम BPSC ज्ञान के अगले वीडियो में। हाँ, और एक मैं बता दूं कि संडे को ऑलवेज़, अब से हमेशा के लिए संडे को तो बिल्कुल वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। संडे को हमेशा से आपके लिए ऑफ रहेगा यहाँ पे क्लासेस। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा, यानी कि हमारे जो क्लासेस चैनल पे चलेंगे वो मंडे टू सैटरडे यहाँ पे क्लासेस चलने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं। जय हिंद।